सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। स्टडी टाइम में सभी का स्वागत है। हम ये जानते हैं कि आज इस समय आपको किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वही चीज़ हम आपके समक्ष लाए हैं। आज हम विषय नागरिक शास्त्र इंटरमीडिएट परीक्षा 2021-22 का आदर्श प्रश्न पत्र विद सॉल्यूशन के साथ लाए हैं। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि पिछले मॉडल प्रश्न पत्र को आपने पूरी तरह से पढ़ा और समझा और मुझे एक अच्छा रिस्पॉन्स दिया। आपकी दिलचस्पी से मुझे भी आपके लिए कुछ करते रहने का जज्बा बना रहता है। आज का ये प्रश्न पत्र ये दूसरा मॉडल प्रश्न पत्र है, बाकायदा हल के साथ, और इसे पूरी सावधानी के साथ अवश्य देखें और समझें। यदि किसी प्रश्न को समझने में कोई दिक्कत हो तो कमेंट अवश्य करें। तो साथियों, आइए शुरू करते हैं बिना कोई समय बर्बाद किए। सबसे पहले आप जानते हैं कि बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं। समय भी आपको पता है 3 घंटे 15 मिनट का होगा। बोर्ड एग्ज़ाम में पूर्णांक 100 अंक का होगा। अब देखिए, इसमें 10 बहुविकल्पी प्रश्न हैं। पहला प्रश्न क्या है, आइए देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक शॉक थेरेपी का परिणाम नहीं था? ए, खाद्यान्न आयात, बी, रूसी मुद्रा के मूल्य में गिरावट, सी, सुरक्षा परिषद का गठन, और डी, जर्जर अर्थव्यवस्था। दोस्तों, यदि शॉक थेरेपी ये शब्द आपके समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे द्वारा जो पहले वीडियो बनाए गए हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, आप मेरे चैनल को खोल करके देखिए। जो शुरुआत में वीडियो हैं उसमें शॉक थेरेपी आपको मिल जाएगी, तो उसका विस्तार से मैंने शॉक थेरेपी का वर्णन किया हुआ है। आप उसमें जाकर के शॉक थेरेपी को समझ सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में इतना समय नहीं है कि हम शॉक थेरेपी के विषय में आपको समझाएं। तो प्रश्न ये है कि निम्न में से कौन सा एक शॉक थेरेपी का परिणाम नहीं है? ए, खाद्यान्न आयात, बी, रूसी मुद्रा के मूल्य में गिरावट, सी, सुरक्षा परिषद का गठन, और डी, जर्जर अर्थव्यवस्था। तो इसमें शॉक थेरेपी से संबंध रखने वाले ए, बी, डी ये 3 हैं। केवल सुरक्षा परिषद का गठन शॉक थेरेपी से कोई संबंध नहीं रखता है, तो इसका सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 2, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गई? ए, वर्ष 1946, बी, वर्ष 1947, सी, वर्ष 1948, डी, वर्ष 1950। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी, वर्ष 1948। अब क्वेश्चन नंबर 3, गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ? ए, नई दिल्ली यानी भारत में हुआ, बी, बेलग्रेड यूगोस्लाविया में है, सी, काहिरा मिस्र में, डी, बाली इंडोनेशिया में। तो इसका दोस्तों सही आंसर है बी, यूगोस्लाविया की राजधानी है बेलग्रेड। गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, वारसा पैक्ट नामक सैनिक संगठन का निर्माण किस गुट के द्वारा किया गया था? ए, अमेरिका गुट, बी, जर्मनी गुट, सी, जापान गुट, डी, सोवियत गुट। तो इसका सही आंसर है डी, सोवियत गुट। प्रश्न 5, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, जिसे हम संक्षेप में CTBT के नाम से जानते हैं, अपने अस्तित्व में कब आई? ए, 24 सितंबर 1996, बी, 25 दिसंबर 1995, सी, 20 मई 1997, डी, 10 अप्रैल 1998। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, 24 सितंबर 1996। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब से हुई? अब देखिए इसके विकल्प। ए, 1963-64, बी, 1964-65, सी, 1968-69, डी, 1966-67। तो इसका सही आंसर है डी, 1966-67। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में हुई। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया? याद रखिए, गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया?
ए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बी जयप्रकाश नारायण, सी बीपी सिंह, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले गैर कांग्रेसवाद का नारा देने वाले थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने। मैंने गूगल पर जाकर देखा कि जो वोकल होता है, वोकल में लोग गलत तरीके से जानकारियां नहीं है राजनीति की, गलत तरीके से वो बता रहे हैं आंसर कि गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया भाजपा ने। भाजपा ने गैर कांग्रेसवाद का नारा नहीं दिया है, उसने कांग्रेस मुक्त भारत की बात की है, और वो भी मतलब होने की कोई संभावना नहीं है। तो उसने कांग्रेस मुक्त भारत की बात की है। लोगों को बिना जानकारी के लोग गूगल पे बोलने लगते हैं, वोकल में बोलने लगते हैं। गैर कांग्रेसवाद का सबसे पहला नारा दिया था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने, याद रखिए। प्रश्न नंबर 8, ताड़ी विरोधी आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी केरल, डी आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर है डी आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान में आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद का सहारा लेकर की जा सकती है? विकल्प ए 356, बी 352, सी 377, डी 359। दोस्तों ये अनुच्छेद हैं, जैसे ए है तो अनुच्छेद 356, बी अनुच्छेद 352, सी अनुच्छेद 377, ये संविधान के अनुच्छेद हैं। तो इसका सही आंसर है बी अनुच्छेद 352। क्वेश्चन नंबर 10, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? ए सन 1991, बी सन 1992, सी सन 1993 और डी सन 1994। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए सन 1991। तो ये आपके बहुविकल्पी प्रश्न मैंने कई किताबों के कलेक्शन से, ये बहुत ही अच्छे किस्म के प्रश्न मैंने आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए बनाए हैं साथियों, और इसी प्रकार से बहुत ही अच्छे किस्म के प्रश्न मैंने आगे भी आपको आएंगे। अब आइए चलते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्नों पर। क्वेश्चन नंबर 11, गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक देशों के नाम बताइए। गुट निरपेक्ष आंदोलन की जब स्थापना हुई तो उसकी स्थापना करने का श्रेय किन देशों को जाता है? तो देखिए इसका आंसर है, जो संस्थापक देश हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन के, वो हैं भारत, सबसे पहला तो भारत है, दूसरा यूगोस्लाविया, तीसरा मिस्र। इन 3 देशों ने मिलकर के गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की थी, और इसका प्रथम सम्मेलन यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में किया गया था। तो आपका क्वेश्चन का आंसर केवल इतना है कि संस्थापक देशों के नाम पूछ रहा है, तो 3 देश थे, भारत, यूगोस्लाविया और मिस्र। इतना आंसर आपको देना है। मैंने पहले भी बता रखा है कि अति लघुत्तरीय प्रश्नों का उत्तर आपको 10 से 15 शब्दों में ही देना है, इसके भीतर देना है, ज़्यादा शब्द अनावश्यक नहीं लिखने। क्वेश्चन नंबर 12, शीत युद्ध के दौरान अमेरिका के द्वारा की गई 2 सैनिक संधियों के नाम बताइए। इसका आंसर कैसे लिखेंगे? अमेरिका के द्वारा की गई 2 सैनिक संधियों के नाम हैं सीटो और सेंटो। आप इतना संक्षेप में लिख देंगे तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आपको जानकारी है। सीटो सेंटो, ये अमेरिका के द्वारा 2 सैनिक संधियां की गई थीं देशों के साथ कि कभी भी आवश्यकता पड़े तो इन सैनिक संगठनों का प्रयोग सोवियत संघ के खिलाफ किया जा सके। तो इसका सीधी सीधी भाषा में आंसर है, अमेरिका के द्वारा की गई 2 सैनिक संधियों के नाम हैं सीटो और सेंटो। क्वेश्चन नंबर 13, मिखाइल गोर्बाचेव द्वारा लाई गई उन 2 नीतियों के नाम लिखिए जो अंततः सोवियत संघ के पतन का कारण बनी। अब इसका आंसर, वो 2 नीतियां कौन सी थीं? वो 2 नीतियां निम्नलिखित हैं, ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका। याद रखिए, ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, यूरो मुद्रा को 28 सदस्यीय यूरोपीय संघ के कितने देशों ने आधिकारिक रूप से अपनाया है? देखिए क्या गजब के क्वेश्चन हैं। यूरोपीय संघ में कुल सदस्यों की संख्या है 28। अब उन कुल सदस्यों में से यूरो को किसने अपनाया है? तो आप देखिए कि आधिकारिक रूप से यूरो मुद्रा को अपनाने वाले 19 देश हैं। 19 देशों ने अपनाया, यानी 28 में से 19 देशों ने इसे अपनाया है। क्वेश्चन नंबर 15, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है?
5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस संपूर्ण विश्व में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या था? याद रखिए, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या था? इसका आंसर क्या होगा? सुनिए, भारत सरकार और देशी रियासतों के बीच शांतिपूर्ण सहमति पर आधारित समझौता था। इसमें भारतीय सीमाओं से लगी हुई या बीच में वे देशी रियासतें जिनका भारतीय संघ में विलय किया जाना था। तो ये जो देशी रियासतें थीं, लगभग 560 देशी रियासतें थीं। उन देशी रियासतों का भारतीय संघ में जिस ऑपरेशन के तहत विलय किया गया, उस ऑपरेशन को या उस अभियान को या उस एक्ट को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहते हैं। तो इसका अब ये जो स्क्रीन पर आप देखेंगे, इसका आंसर वो कैसे होगा कि इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन क्या था, इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे? फिर से सुन लीजिए, भारत सरकार और देशी रियासतों के बीच एक शांतिपूर्ण सहमति हुई। ये एक प्रकार का समझौता था, एक प्रकार का एक्ट था कि वो अपनी देशी रियासतों का विलय भारतीय संघ में कर दें। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, चकबंदी किसे कहते हैं? इसके क्या लाभ हैं? अब देखिए, चकबंदी आप नहीं जानते होंगे, चकबंदी किसे कहते हैं। पुराने लोग जो किसान हैं वो जानते होंगे, और आप लोग छात्र नहीं जानते होंगे। तो एक नया शब्द आया है, इसे जानने की कोशिश करिए, क्या होती है चकबंदी। इस व्यवस्था में एक भूस्वामी के बिखरे हुए खेतों के बदले में उतने ही आकार के खेत एक ही स्थान पर दे दिए जाते हैं। ये चकबंदी का मतलब होता है कि जो उसके अलग अलग जगहों पर उसकी ज़मीन थी, बिखरे हुए खेत थे, तो उतनी ही ज़मीन उसको एक ही स्थान पर दे दी जाती है, और वो खेत सरकार जो बिखरे हुए थे वो ले लेती है, उसको एक स्थान पर दे देती है। अब इसके फ़ायदे क्या हैं? चकबंदी से लाभ ये हैं कि कम परिश्रम में अधिक उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 18, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी किसके नेतृत्व में बनी? ये एक राजनीतिक दल का नाम है दोस्तों। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी किसके नेतृत्व में बनी? तो इसका आंसर होगा कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी बाबू जगजीवन राम के नेतृत्व में बनाई गई एक राजनीतिक पार्टी थी, और ये पार्टी सन 1977 में बनी थी। क्वेश्चन नंबर 19, ऑपरेशन ब्लू स्टार कहाँ चलाया गया? इसका आंसर होगा पंजाब में चरमपंथियों के द्वारा एक अलग राज्य बनाने की मांग जो सशस्त्र विद्रोह पर आधारित थी, इसे समाप्त करने के लिए 1984 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया, और इसमें जो खालिस्तान की मांग कर रहे थे, जो सशस्त्र विद्रोह करने पर उतारू थे, और उसमें हरमिंदर साहब जो अमृतसर में जो गुरुद्वारा है उसमें वो उन्होंने पोजीशन ले रखी थी, तो वहाँ पर ये उनको फिर मार गिराया गया, और ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत, और ये मतलब उसमें चरमपंथियों की उनको ख़त्म कर दिया गया। तो ये ऑपरेशन ब्लू स्टार कहाँ चलाया गया? पंजाब में चरमपंथियों के द्वारा एक अलग राज्य बनाने की मांग जो सशस्त्र विद्रोह पर आधारित थी, इसे समाप्त करने के लिए 1984 में श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा ये ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया। मंडल आयोग के गठन के क्या उद्देश्य थे? क्वेश्चन नंबर 20, इसका आंसर है भारतीय समाज में पिछड़े वर्ग के लोगों की व्यापकता का पता लगाने तथा इनके पहचान करने के उद्देश्य से इसका गठन किया गया था, और इसके अध्यक्ष थे बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। अब आ जाते हैं लघुत्तरीय प्रश्न, ये 21 से लेकर 26 तक हैं। हाँ दोस्तों, कैसा लग रहा है प्रश्न पत्र? मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे प्रश्न और उनके आंसर अच्छे लग रहे होंगे, पसंद आ रहे होंगे, और ये चुनिंदा क्वेश्चंस मैंने छांट के बनाए हैं, उनके आंसर बनाए हैं, और शब्द सीमा का भी ध्यान रखा है। तो आप इसको वीडियो को लाइक कर दें, और इसको शेयर भी करें अपने साथियों को, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कम से कम चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दें। आइए चलते हैं लघुत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 21, अवरोध
इंग्लिश में कहते हैं डिटरेंस, का मूल तर्क क्या है? इसने शीत युद्ध को पूर्ण युद्ध में बदलने से रोकने में किस प्रकार का योगदान दिया? थोड़ा कठिन लग रहा होगा, कठिन कुछ नहीं है, दोबारा फिर क्वेश्चन को पढ़िए। अवरोध, अवरोध का मतलब होता है रोक लगाना। इंग्लिश में इसको राजनीति की भाषा में कहते हैं डिटरेंस। तो डिटरेंस का मूल तर्क क्या है? इसने शीत युद्ध को पूर्ण युद्ध में बदलने से रोकने में किस प्रकार का योगदान दिया? अब इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे? डरने की ज़रूरत नहीं है। आप डर रहे होंगे कि क्वेश्चन इतना कठिन है तो इसका आंसर कितना कठिन होगा। कतई कठिन नहीं है, मैं इसको सरल किए देता हूँ। आप देखिए, परमाणु हथियारों से संपन्न दोनों महाशक्तियों को परमाणु हथियारों का प्रयोग न करने के लिए ये तर्क बाध्य करता है। ये जो तर्क है, अवरोध का तर्क है, डिटरेंस का तर्क है, जो परमाणु शक्ति से संपन्न हैं दो महाशक्तियां, उनके पास परमाणु हथियार हैं भारी मात्रा में, तो उनको इस्तेमाल करने से ये रोकता है। अवरोध का तर्क ये रोकता है। कैसे रोकता है, अब इसको थोड़ा सा हम आपको समझाते हैं एग्जाम्पल से। अवरोध के इस तर्क को इस प्रकार से समझा जा सकता है, कैसे? यदि देश ए दूसरे देश बी के खिलाफ परमाणु युद्ध छेड़ता है, यानी परमाणु हथियारों का प्रयोग कर देता है, तो देश बी के पास इतने परमाणु हथियार बच जाएंगे कि वह देश ए को भी बर्बाद कर दे। अतः इस युद्ध में कोई विजेता नहीं होगा, अर्थात दोनों ही महाशक्तियां बर्बाद हो जाएंगी। बस अवरोध के इसी तर्क ने शीत युद्ध को पूर्ण युद्ध में परिवर्तित होने में अपना योगदान दिया। समझ गए होंगे आप कि दो महाशक्तियां हैं ए और बी, दोनों के पास परमाणु हथियार हैं और काफ़ी मात्रा में परमाणु हथियार हैं। यदि ए महाशक्ति बी के ऊपर परमाणु हथियारों का प्रयोग करती है तो वो करने से पहले सावधान हो जाए कि यदि वो करेगी बी के खिलाफ, तो बी के पास भी इतने परमाणु हथियार हैं कि अगर आप ए करता है बी के खिलाफ तो बी भी ए के खिलाफ परमाणु हथियारों का प्रयोग करेगा। तो इस प्रकार से नुकसान दोनों को होगा और इसमें जीतेगा कोई नहीं। इसलिए दोनों महाशक्तियों को परमाणु हथियारों का प्रयोग करने के पहले ये भली भांति समझ लेना चाहिए कि इससे उनको क्या हासिल होगा। तो दोस्तों, अब आपने इसका आंसर समझ लिया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, आसियान विजन 2020 की मुख्य बातें क्या थीं? आसियान विजन 2020 की मुख्य बातें क्या थीं? इसका आंसर क्या है? इसमें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की एक बहिर्मुखी भूमिका को प्रमुखता प्रदान की गई थी, नंबर 1। नंबर 2, सदस्य देशों के बीच क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण, व्यापारिक उदारीकरण तथा वित्तीय सहयोग बढ़ाने के उपाय बताए गए थे। नंबर 3, आसियान 2020 के तहत एक आसियान सुरक्षा समुदाय, एक आसियान आर्थिक समुदाय तथा आसियान सामाजिक व सांस्कृतिक समुदाय बनाने की संकल्पना भी की गई थी। आसियान विजन 2020 के तहत ये उसकी मुख्य बातें थीं। ये 3 मुख्य बातें थीं। अगला है क्वेश्चन नंबर 23, क्योटो प्रोटोकॉल के विषय में क्या जानते हैं? क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? इसका आंसर कैसे लिखेंगे? क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसके तहत औद्योगिक क्षेत्रों के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लक्ष्य निर्धारित किए गए। यह समझौता वर्ष 1997 में जापान के क्योटो शहर में हुआ। क्योटो प्रोटोकॉल को 16 फरवरी 2005 से लागू किया गया था। बस इतना आंसर लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय राजनीति के बदलाव के चरण में कांशीराम की क्या भूमिका रही? देखिए, क्वेश्चंस वो उन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है जो ना आए हों पहले, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। भारतीय राजनीति के बदलाव के चरण में कांशीराम की क्या भूमिका रही? देखिए, इसका आंसर कैसे लिखेंगे?
कांशीराम भारतीय राजनीति में बदलाव के वो मील के पत्थर हैं जिन्होंने भारतीय राजनीति की दिशा और दशा दोनों बदल दी। 90 के दशक के पूर्व दलित और पिछड़े एक मुश्त होकर कांग्रेस को वोट देते थे। यानी 90 के दशक के पहले दलित और पिछड़े लोग थे वो एक होकर के कांग्रेस को ही वोट करते थे। उनको अपनी वोट की अहमियत नहीं पता थी। कांशीराम ने 1978 में बामसेप का गठन किया। बामसेप एक संक्षिप्त नाम है। इसका जो फुल फॉर्म है वो इस प्रकार से है कि बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ एम्प्लॉयज़ फेडरेशन नामक संगठन का गठन किया था। इस संगठन ने अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यकों की राजनीतिक सत्ता की वकालत की। दूसरा काम क्या किया इन्होंने? इसके बाद इन्होंने DS4 यानी दलित शोषित समाज संघर्ष समिति का गठन किया। और तीसरा सबसे बड़ा काम क्या किया कि कांशीराम जी ने 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी का गठन किया, जो आज राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का दर्जा रखती है। अपने करिश्माई व्यक्तित्व से उन्होंने दलित वोटर्स को कांग्रेस से अलग कर दिया और यहीं से भारतीय राजनीति की दिशा और दशा बदल गई। आज कांग्रेस का क्या हाल है और जो हाल है वो इसमें कांशीराम की भूमिका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण दोस्तों मानी जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, पूर्वोत्तर में 7 छोटे छोटे राज्य क्यों बनाए गए? देखिए कितना गजब का क्वेश्चन है। पूर्वोत्तर में, भारत का पूर्वोत्तर का क्षेत्र है, आप जानते हैं। पूर्वोत्तर में 7 छोटे छोटे राज्य क्यों बनाए गए? इसका आंसर देखिए कैसे लिखेंगे। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र को 7 छोटे छोटे राज्यों में बांटा गया, जिसे 7 बहनें भी कहा जाता है। और ये 7 राज्य कौन कौन से हैं, आइए एक नज़र डाल लेते हैं। पहला असम, दूसरा मेघालय, तीसरा त्रिपुरा, चौथा मिजोरम, पांचवां अरुणाचल प्रदेश, छठा नागालैंड, सातवां मणिपुर। यहाँ भारत की कुल जनसंख्या का 4% यहाँ निवास करती है। इन पूर्वोत्तर के राज्यों में कुल जनसंख्या की 4% जनसंख्या यहाँ निवास करती है। अब देखिए छोटे छोटे राज्यों में छोटे छोटे राज्य क्यों बनाए गए। नंबर 1, दक्षिण पूर्व एशिया का एक तो प्रवेश द्वार है, यानी ये ऐसे राज्य हैं कि ये एक तरीके से सीमा पर लगे हुए हैं दक्षिण पूर्व एशिया के, तो ये दक्षिण पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार है और चीन, म्यांमार और बांग्लादेश की सीमाओं से सटे हुए हैं। नंबर 2, पूरे पूर्वोत्तर में असमिया भाषा थोपने से यहाँ पर विरोध हुआ और ये लोग स्वायत्तता की मांग करने लगे। दरअसल इसको हम इस तरीके से समझा देते हैं कि इन 7 राज्यों में असम सबसे बड़ा है, तो वहाँ पर असमिया भाषा बोली जाती है। तो असम ये चाहता था कि सभी 7 राज्यों में असमिया भाषा को मान्यता दे दी जाए, तो असमिया भाषा वहाँ थोपने का प्रयास किया जा रहा था। लेकिन जो दूसरे राज्य हैं जैसे मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, वो अपनी सभ्यता संस्कृति को बनाए रखना चाहते थे, अपनी भाषा को बनाए रखना चाहते थे, तो इसलिए उन्होंने इसका विरोध किया और वो स्वायत्तता की मांग वहाँ पर उठने लगी। तो इसलिए अब तीसरा जो है, यहाँ धार्मिक और सांस्कृतिक बहुलता, यानी धार्मिक और सांस्कृतिक वहाँ पर विविधता बहुत है, बहुलता बहुत है होने के कारण तथा यहाँ के लोगों की मांगों को सुरक्षित रखने के लिए छोटे छोटे राज्यों में इसे बांटा गया। अगला क्वेश्चन नंबर 26, दलित पैंथर्स के उदय के क्या कारण थे? देखिए ध्यान दीजिएगा, दलित पैंथर्स के उदय होने के क्या कारण थे? इसका आंसर है दलित पैंथर्स संगठन का निर्माण 1972 में महाराष्ट्र में हुआ था। दलित युवाओं ने इसका निर्माण किया था और राजा ढाले इसका प्रमुख नेता था। और इसके उदय के क्या कारण थे? नंबर 1, जाति आधारित भेदभाव जो हमारे देश में और महाराष्ट्र में भी बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, उसके विरोध में इसका गठन किया गया। नंबर 2, समाज में भौतिक संसाधनों पर चंद मुट्ठी भर लोगों का स्वामित्व, तो इस वजह से
वो नहीं होना चाहिए। और तीसरा, संविधान में दिए गए आरक्षण का जो कानून है वो प्रभावशाली ढंग से लागू करने की मांग को लेकर भी इसका गठन किया गया। और चौथा इसके गठन का कारण था, इसका लक्ष्य जो है सामाजिक आर्थिक असमानता को दूर करना। तो देखिए 4 कारण मैंने महत्वपूर्ण बताए और इनकी वजह से दलित पैंथर्स का महाराष्ट्र में मतलब जो है निर्माण किया गया। आइए दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, आपातकाल के दौरान सरकार ने संविधान में संशोधन कर न्यायपालिका की शक्तियों में क्या परिवर्तन किए? इसका आंसर कैसे देंगे आप? आपातकाल के दौरान प्रेस और मीडिया की स्वतंत्रता को प्रभावित करने के साथ साथ ही न्यायपालिका के अधिकारों को सीमित किया गया। कैसे किया गया, आइए जानते हैं। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के निर्वाचन को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। इसी प्रतिक्रिया में सरकार ने संविधान में 42वां संशोधन किया। इसके माध्यम से प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और स्पीकर यानी लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव संबंधी विवादों को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। इसके अलावा राज्यों से संबंधित विषयों के विवाद की सुनवाई के अधिकार भी छीन लिए गए। तो इस तरीके से ये न्यायपालिका की शक्तियों को सीमित किया गया। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम में अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा, इसे सभी लोगों को जानना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि भारत के प्रत्येक नागरिक को, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या न पढ़ा लिखा हो, सभी लोगों को इसको जानना चाहिए कि आखिर प्राइवेट सेक्टर और सरकारी सेक्टर में क्या अंतर है। आइए जानते हैं भारत इसका आंसर कैसे देंगे। जरा इसकी भूमिका थोड़ा सा लिख लेते हैं। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था के मॉडल को अपनाया गया है। इस मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी और सरकारी उद्योग साथ साथ स्वतंत्रतापूर्वक अपना कार्य कर सकते हैं। तो इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब है कि प्राइवेट सेक्टर भी इसमें रह सकता है और सरकारी सेक्टर भी अपना काम स्वतंत्रतापूर्वक कर सकते हैं। अब देखिए इसमें अंतर क्या है। निजी क्षेत्र के उद्यम और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, सार्वजनिक का मतलब सरकारी क्षेत्र के उद्यम, इसमें क्या अंतर है? पहला अंतर है, निजी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व एक व्यक्ति के हाथों में होता है। एक व्यक्ति के हाथ में हो सकता है या कुछ व्यक्ति के हाथ में हो सकता है। और सार्वजनिक क्षेत्र का स्वामित्व सरकार के हाथों में होता है। देखिए कितना बड़ा अंतर है। अब अंतर नंबर 2, उद्योग के मालिक का उद्देश्य खुद के लिए अधिक से अधिक लाभ कमाना होता है। यानी जो मालिक है, जिसका उद्योग जिसने लगाया है, उसका वो अपने लिए कमाता है, अपने लाभ के लिए कमाता है। और सार्वजनिक जो सरकारी क्षेत्र है उसमें क्या होता है, जो लाभ प्राप्त होता है उसे जन सामान्य में वितरण करना सरकार का उद्देश्य होता है। यानी सरकार का जो उद्योग है उससे जो लाभ प्राप्त हुआ है वो जन सामान्य में वितरण किया जाता है। अब तीसरा नंबर क्या है अंतर, इसमें पूंजी का एक स्थान पर केंद्रीकरण होता है। जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसमें पूंजी का केंद्रीकरण एक ही स्थान पर होता है और सरकारी में इसमें पूंजी का विकेंद्रीकरण होता है। इसमें पूरे देश में सरकार के उद्योग धंधे लगे होते हैं, उनकी शाखाएं लगी होती हैं। अच्छा, नंबर 4, इसमें सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक न्याय जैसे मानवीय मूल्य नहीं होते हैं। प्राइवेट सेक्टर में सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक न्याय जैसे मूल्य नहीं होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोई पेंशन नहीं होती है, जब मर्जी आए तब किसी को रख लिया, जब मर्जी आए तब हटा दिया, ये पूंजीपति के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन ये दोनों मानवीय मूल्य सार्वजनिक उद्यमों में होते हैं, यानी सामाजिक सुरक्षा व्यक्ति की और सामाजिक न्याय की व्यवस्था, ये दोनों अवधारणाएं सार्वजनिक क्षेत्र में पाई जाती हैं। 5वां है कि प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण नौकरियों में नहीं है, जबकि सरकारी उद्योगों में समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व आरक्षण के माध्यम से मतलब किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, कर्मचारी अपने अधिकारों को लेकर मांग और आंदोलन की ज़्यादा इसमें संभावनाएं नहीं होती हैं। कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर के
मतलब आंदोलन नहीं कर सकते, हड़ताल नहीं कर सकते, इसमें ज़्यादा संभावनाएं नहीं होती हैं। लेकिन सरकारी उद्योगों में यूनियन बनाकर मांग करने, हड़ताल करने व दोषपूर्ण कानूनों का विरोध करने का अधिकार होता है, संविधान हमको देता है। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। सोवियत संघ के अगला क्वेश्चन है 29। सोवियत संघ के पतन के क्या कारण थे? अब देखिए, ज़्यादा कोई भूमिका न बांधते हुए सीधे अपने मुद्दे पर आते हैं। तो पतन के कौन कौन से कारण थे? नंबर 1, गोर्बाचेव की नीतियाँ। अब वो नीतियाँ कौन सी थीं? यद्यपि इनकी नीतियाँ साम्यवाद की विकृतियों और भ्रष्ट नौकरशाही को सुधारने के लिए थीं, किंतु हुआ इसका उल्टा। ये दो नीतियाँ कौन सी थीं? पहली ग्लासनोस्ट और दूसरी पेरेस्ट्रोइका। अब ये सुधारने के लिए थी कि साम्यवाद की विकृतियों को, भ्रष्ट नौकरशाही को कैसे सुधारा जाए। लेकिन जब ये नीतियां लाई गई तो इसमें जो गणराज्य थे उनको स्वतंत्र होने की भी बात कही गई थी कि वो स्वतंत्रतापूर्वक अपना काम कर सकें। तो इसी का फायदा उठा करके, सहारा ले करके संघ से जुड़ी 15 इकाइयों ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। जब 15 गणराज्यों में बिखर गया, इसका पेरेस्ट्रोइका का नीति का सहारा लेकर के। अगला है पॉइंट, पश्चिमी देशों की भूमिका भी इसमें रही। पूर्वी यूरोप के देशों को पूंजीवादी पश्चिमी यूरोप के देशों से सोवियत संघ के खिलाफ राजनीतिक व आर्थिक सहायता का समर्थन मिल रहा था। नंबर 3, आर्थिक स्तर में गिरावट से भी रोष था। पूर्वी यूरोप के लोगों का जीवन स्तर पश्चिमी यूरोप के लोगों से काफ़ी निम्न स्तर का था। वे अपने जीवन स्तर को उठाना और आर्थिक तंगी से मुक्ति चाहते थे। तो जनता भी तंग आ चुकी थी, मतलब साम्यवादी जकड़न से तंग आ चुकी थी और वो मुक्ति चाहती थी, क्योंकि उसका जीवन स्तर काफ़ी वहाँ के लोगों का गिर चुका था। और जो पश्चिमी यूरोप के देश थे उनका जीवन स्तर बहुत अच्छा था, जो पूंजीवादी थे। अब इसका अगला कारण है 4 नंबर, भ्रष्ट नौकरशाही। अफसर व्यक्तिगत स्वार्थों की सिद्धि में लगे हुए थे। सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा था। जन सामान्य को सुविधाएं नहीं मिल पा रही थीं, अतः जनसाधारण में सरकार के प्रति गुस्सा था। और कारण 5वां, गणराज्यों की राष्ट्रीय आकांक्षाएं हिलोरे मार रही थीं। गणराज्य संघ के अधीन नहीं रहना चाहते थे। एस्टोनिया, लिथुआनिया और लातविया संघ के खिलाफ 1988 से उग्र तेवर दिखाए और 1988 से 1990 तक ये अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर चुके थे। उनके इस निर्णय से दूसरे गणराज्यों को भी बढ़ावा मिला। और नंबर 6, ये जो बहुत महत्वपूर्ण कारण है सोवियत संघ के पतन का, ये सैन्यीकरण। दरअसल दोनों महाशक्तियां सैन्य प्रतिस्पर्धा कर रही थीं और सैन्य प्रतिस्पर्धा में भारी भरकम हथियार और भारी मात्रा में हथियारों का निर्माण हो रहा था और सैन्य साजो सामान पर भारी मात्रा में पैसा खर्च हो रहा था। और जो पैसा लोगों की बुनियादी ज़रूरतों में खर्च होना चाहिए, वो पैसा जो है बड़े बड़े हथियारों के निर्माण में और साजो सामान में खर्च हो रहा था। तो लोगों की बुनियादी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही थीं। तो साथियों, ये कारण थे सोवियत संघ के पतन के। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30, शॉक थेरेपी क्या थी? अब जानते हैं शॉक थेरेपी क्या थी। शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना। जी हाँ दोस्तों, आघात पहुंचाकर उपचार करना। विश्व बैंक तथा आईएमएफ का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की तरफ से ये एक ऐसा आर्थिक मॉडल प्रस्तुत किया गया था जिसमें साम्यवादी अर्थव्यवस्था से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ परिवर्तन। शॉक थेरेपी एक ऐसा मॉडल था दोस्तों जिसमें ये साम्यवादी अर्थव्यवस्था से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ परिवर्तन करना था। यह उपरोक्त संस्थाओं द्वारा ये निर्देशित मॉडल था जिसकी निम्नलिखित शर्तें थीं। आइए शर्तें क्या थीं? नंबर 1 शर्त, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अंगीकार करना पड़ेगा। यानी साम्यवादी देशों के लिए जो अभी तक साम्यवादी व्यवस्था में जी रहे थे, उन साम्यवादी मूल्यों से बंधे हुए थे,
वो अब उन्हें मूल्य हटा करके अपने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अंगीकार करना पड़ेगा। नंबर 2, निजी स्वामित्व को बढ़ावा देना होगा, यानी प्राइवेट सेक्टर उसमें घुसेगा। नंबर 3, राज्य की संपदा का निजीकरण करना होगा, यानी राज्य की संपत्ति को बेचना पड़ेगा प्राइवेट हाथों में। नंबर 4, अब खेती पूंजीवादी पद्धति से की जाएगी, यानी पहले सरकार कराती थी, सरकार की बाडी कराती थी, लेकिन वो औने पौने दामों में उसको आगे चल के उसको ग्रास सेल का नाम दिया गया है। तो उसको पूंजीपति खरीदेगा खेती को, और फिर पूंजीपति खेती कराएगा, अपने ढंग से कराएगा। और 5वां जो कंडीशन लगी है, पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्था से जुड़ाव रखना पड़ेगा। कहने का अर्थ ये है कि जिनसे लड़ाई थी उन्हीं की विचारधारा और अर्थव्यवस्था को अपनाना पड़ा। ये थी शॉक थेरेपी। तो दोस्तों, ये प्रश्न पत्र मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपको पसंद आएगा, और इसी के साथ ये प्रश्न पत्र हम समाप्त करते हैं और आपसे विदा चाहते हैं। नमस्कार, फिर मिलेंगे।